अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये बात उस दौर की है जब चंगेज खान की मंगोल फौजें अपने आबाई इलाकों से निकलकर दुनिया भर में कहर बनकर टूट रही थीं। इनके सिपाही वहशी और दरिंदे बन चुके थे। इनके शहरी जिस इलाके जिस कस्बे पर कब्जा करते उनके मर्दों को कत्ल कर देते, जबकि बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया जाता। इसी तरह एक मुस्लिम बस्ती में कत्लो गारत के दौरान मंगोलों ने एक मुसलमान बच्चे को गिरफ्तार किया। ये बच्चा, जिसका नाम महमूद था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसकी एक आंख में पैदाइशी तौर पर नुक्स था। मंगोल के फौजी इसे जानवरों की तरह हकते हुए दिमश्क के बाजारों तक ले गए, जहां कोई दौलतमंद शख्स भी इसकी खराब आंख के सबब इसे खरीदने को तैयार ना था। कहते हैं अगर मंगोलों को इसकी आने वाली जिंदगी का पता होता तो वो उसे इधर ही खत्म कर देते, क्योंकि यही लड़का आगे चल के मंगोलों के लिए एक भयानक खौफ साबित हुआ। बहरहाल उस वक्त एक मिस्री अमीर ने इस बच्चे को मामूली सी कीमत से खरीद लिया। इसने इस बच्चे को अपनी बीवी की खिदमत के लिए खरीदा था। इसकी बीवी, जो कि एक सख्त मजाज खातून थी, वो इस मासूम बच्चे पर हर वक्त जुल्म करती रहती और इस बच्चे को कई कई दिन भूखा भी रखती। एक मर्तबा इस मिस्री अमीर की बहन फातिमा अपने भाई से मिलने दिमश्क से आई। जब उसने वहां पहुंचते ही महमूद नामी बच्चे की इस हालत को देखा तो वो उसे अपने साथ दिमश्क ले गई। इस रहमदिल फातिमा का कोई बेटा ना था, इसीलिए उसने महमूद को अपना बेटा बना लिया और इसी औरत ने इस महमूद नामी बच्चे को बेबर्स का नाम दिया। यही बच्चा मुस्तकबिल में रुकनुद्दीन बेबर्स कहलाया, जो दुनिया की 10 बड़ी फैसला कुन जंगों में से 2 का फातेह ठहरा। कुछ लोग इसे सुल्तान सलाहुद्दीन शाही कहते हैं। कुछ लोग मंगोलों पर नाज़िल होने वाला खदाई कहर। बेबर्स को लड़प्पन में ही इस औरत ने आला तालीम और सिपा सलाही सीखने के लिए काहिरा रवाना कर दिया, जहाँ उसे सुल्तान मिस्र के कायम करदा अदारे से जंगी और किताबी अलूम सिखाई जाने लगी। रुकनुद्दीन बेबर्स अपनी बहादुरी की बदौलत तरक्की करते गए, यहाँ तक कि उन्हें एक फौजी दस्ते का सलार मुकर्रर किया गया। इत्तफाक से उसी जमाने में 7वीं सलीबी जंग की इब्तदा हुई। बदकिस्मती से उन दिनों मिस्र का सुल्तान तवील बीमारी के बाइस फौत हो गया और अनाने हुकूमत इसकी मलिका शजलतुद्दर के हाथों में आ गई। ये मलिका इंतहाई ज़ीरत और दिलेर थी, चनाचा उन्होंने इस सलीबी तूफान का भरपूर मुकाबला किया। इस सलीबी जंग में न सिर्फ यूरोपी लश्कर को शिकस्त दी गई, बल्कि उनके कायद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो जंग थी जहां पर रुकनुद्दीन बेबर्स अपने जंगी कारनामों की बदौलत मंजर आम पर आए। ये वो दौर था जहां आलम इस्लाम की हालत बहुत ही तशवीशनाक थी और जो खुद को गहरे खुदाबंदी समझते थे, सल्तनत ख्वारज़म और बगदाद समेत मुसलमानों की तकरीबन तमाम ही रियासतों से निबरत आजमा होकर उन्हें तबाह बर्बाद कर चुके थे। अब इनकी अगली नजरें फिरौनों की सरजमीन यानी मिस्र की रियासत पर थी, क्योंकि अब ये कुराए अर्ज पर मुसलमानों की वाहिद पनाहगाह बाकी रह गई थी, जिससे तमाम आलम इस्लाम की उमंगें वबस्ता थीं। इब्तदा में तो मंगोलों के सरदार हलाको खान ने मिस्र के सरदार सैफुद्दीन कुतुस को धमकी और हकारत अंगेज खत लिखे, जिसमें बिना लड़े हथियार डालने का हुक्म दिया गया था। मिस्र के बहुत से वजीरों ने यह राय दी कि सुल्तान सैफुद्दीन को हलाको खान का ये हुक्म मान लेना चाहिए, वरना मिस्र का हाल भी बगदाद से मुख्तलिफ ना होगा। बहरहाल मिस्र की फौजों का सलारे आला यानी रुकनुद्दीन बेबर्स इस बात पर डट गया कि वो अपनी आखिरी सांस तक मंगोलों के खिलाफ जंग करेगा। लिहाजा तय ये पाया कि मिस्र के सुल्तान सैफुद्दीन ने अपने तमाम तर इख्तियारात रुकनुद्दीन बेबर्स के सुपुर्द कर दिए, ताकि जंगी तैयारियों के दौरान उसे कोई मसला दरपेश न रहे। अब बेबर्स ने भी अपनी फौज को हलाकू के खिलाफ तैयार करने में कोई कसर न छोड़ी। वो हफ्ते के 7 दिन अपने फौजियों से सख्त मशकें कराया करता। जो भी रुकनुद्दीन बेबर्स की जंगी तैयारियों के बारे में सुनता, वो इसे एक दीवाने का ख्वाब कहता, क्योंकि उस दौर में मंगोलों की इतनी दहशत थी कि लोग इनसे लड़ना तो दूर, इनके सामने आने की ताकत नहीं रखते थे। लेकिन बेबर्स इन सारी बातों से बेखबर अपनी फौज को मजबूत करने की तैयारियों में मसरूफ था। बेबर्स के भरपूर हौसले और इनकी मजबूती देखकर कुदरत ने भी इनका भरपूर साथ दिया। हुआ यूं कि मंगोलों की इस जंग से पहले ही मंगोलों का खाकाने आजम मोंगे खान दुनिया से चल बसा और हलाको खान को नए खाकाने आजम की तलाश के लिए दोबारा मंगोलिया जाना पड़ा। इस दौरान हलाको खान की बाकी मानदा फौज और इसके सलार किदबुआ ने एनत जलूद के मैदान में डेरे डाल रखे थे। बेबर्स ने जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए मंगोलों का इंतजार किए बगैर खुद आगे बढ़कर इनके लश्कर पर हमला कर दिया। एनत जलूद उस जगह को कहा जाता है जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने से कई हिस्से ज्यादा ताकतवर एक देवनुमा इंसान जालूद को शिकस्त दी थी। लिहाजा इस मैदान का नाम ही एनल जालूद पड़ गया। और अब रुकनुद्दीन बेबर्स ने तारीख को दोहराते हुए अपने से ताकतवर दुश्मन को इसी मैदान में जेल किया। इस जंग में शिकस्त के बाद मंगोलों
की मिस्र की जानब पेशकदमी रोक दी गई, बल्कि रुकनुद्दीन बेबर्स ने शाम के इलाकों में हमले करके इन इलाकों को मंगोलों से पाक कर दिया। इन सारी खिदमात के पेश नजर मिस्र के साहबे इख्तियार लोगों ने रुकनुद्दीन बेबर्स को शहर का सुल्तान नामजद किया। रुकनुद्दीन बेबर्स का अगला कारनामा खिलाफत अब्बासिया का दोबारा क़याम है। अब्बासी सल्तनत का एक बेटा जो इसी तरह मंगोलों की कैद से भाग निकला था, सुल्तान बेबर्स अपने जासूसों की मदद से उस तक जा पहुंचा और खूब जोशो खरोश के साथ उसे काहिरा लाया गया, जहां सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स ने इसकी बैत की और इसे तमाम मुसलमानों के खलीफा का दर्जा दिया। इसके बाद सुल्तान बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक ताकतवर देहाती ढूंढने में कामयाब हुआ, जिसका नाम बरके खान था। इन दोनों की मुश्तरका हिकमत अमली और फौजी ताकत ने अब हलाको खान को अपनी मौत तक किसी भी बड़े इकदाम से पास रखा। एनल जलूद के बाद भी सुल्तान बेबर्स ने हलाकू खान के बेटे अबाका समेत कई मंगोल लश्करों को शिकस्त दी। बेबर्स वो हुक्मरान था जिसे सलीबी जंगों का खात्मा करने का एजाज हासिल हुआ। ये तमाम कारनामे सरअंजाम देने के बाद सुल्तान बेबर्स बुखार के बाइस सिर्फ 57 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। आपका मज़ार आज भी दिमश्क शहर में मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना, ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और अगर आप हिस्ट्री के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।